इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। देर आर अ लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स जो एक्सप्रेसली वॉइड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, वो स्टार्टिंग में एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता उसका। सो लेट अस सी एक एक करके। पहला, an agreement in restraint ऑफ मैरिज, ये सेक्शन 26 के तहत आता है। नाउ पहली बात तो एवरी मेजर, मतलब 21 ऑफ अ मैन एंड 18 ऑफ अ वुमेन आर ऑथराइज टू मैरी, ठीक है ना, उससे कम वो लीगली अलाउड नहीं है। यदि कोई भी जो है मैरिज को रिस्ट्रेन करता है, ठीक है ना, ए बी को बोलता है, ए मिस्टर ए मिस बी को बोलता है कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, ठीक है ना, इफ यू डू नॉट मैरी सी। ठीक है, सीधी बात है, ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एग्रीमेंट आएगा। इन अनदर केस, ए फादर बोलता है बी को, जो सन है, कि यू विल नॉट मैरी सी, इफ यस देन आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज। इन बोथ द केसेस, सी, इंडिया में फ्रीडम है। You cannot take away anybody's freedom by paying certain amount and restricting him from marrying any person from same caste or other caste. So therefore ये agreement enforce नहीं हो सकता, not enforceable. ये agreement will not be enforceable. Clear? दूसरा, an agreement in restraint of trade, मतलब ये एक ऐसे लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स है जो एक्सप्रेसली वॉइड करार दिए गए, मतलब ये तुम एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। समझ में आया? और कल का जो क्वेश्चन था, इट वाज एग्रीमेंट विच वाज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ था। और ये एग्रीमेंट एक्सप्रेसली बोला गया है कि ये व्यापार को रोकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल कल भी दिया था, ये ए मेडिकल शॉप है, वो बी को बोलता है कि टेक दिस अमाउंट, से टेक दिस 50,000 रुपीज ले, और डोंट ओपन अ शॉप हियर, ठीक है। बी को बोलता है कि 50,000 ले और इस जगह पे शॉप मत डाल। सो सच एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड देयरफॉर कैनॉट बी अलाउड। तो यहाँ पे ये एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही ये एब इनिशियो ये स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं रहेगा। वॉइड मतलब नॉट लीगली एनफोर्सेबल।
सो ऐसा टाइप का ट्रांजेक्ट एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही इसको लीगल दर्जा नहीं दिया जा सकता। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन जरूर है। लेट अस सी, जो एक्सेप्शंस है मैं बताता हूं तुमको। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो लीगली पॉसिबल है करना। लेट अस टेक द फर्स्ट एक्सेप्शन, सेल ऑफ गुडविल। इसका मैं तुमको सबसे पहला बताऊंगा, जो तुम किसी को रोक रहे हो बट वो लीगली वैलिड है। फेसबुक ने किसको खरीदा? एग्जाम्पल, व्हाट्सएप। फेसबुक ने व्हाट्सएप को बॉट व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के फाउंडर्स के साथ जब डील हुआ, डील वॉज वर्थ 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस के हिसाब से डील था। अब व्हाट्सएप को बोलते ना, उनका खर्चा ही कितना था? 20,000 करोड़ में तो 19 साढ़े 19 हजार करोड़ का फ्लैट फायदा था उनको। लेकिन व्हाट्सएप ने एक एग्रीमेंट किया व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक ने एक एग्रीमेंट किया व्हाट्सएप के साथ कि जो फाउंडर्स है वो कोई नया ऐप ओपन नहीं करेंगे। सीधी बात है ना, मैंने सोशल मीडिया के हिसाब से सोशल ऐप ओपन किया है, खरीदा है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप वाले दूसरा सिमिलर टाइप का सोशल ऐप लाएंगे तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जो एग्रीमेंट था वो लीगली व्हाट्सएप के लिए वैलिड था। तो तुम देखो व्हाट्सएप जैसा ओनर लोगों ने कभी ऐप वैसा लाया नहीं। क्यों? वो एग्रीमेंट से बंधे हुए थे। क्या ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। क्योंकि फिर 20,000 करोड़ का वैलिड खत्म हो जाएगा ना। व्हाट्सएप सिमिलर वैसे टाइप का अलग कलर में, ब्लू कलर, कौन सा कलर है मुझे ख्याल में भी नहीं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का कलर यदि थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज है तो ये लोग ब्लू टिंज में लेकर आएंगे, ठीक है ना। उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ गुडविल के बाद में आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। उसमें पहला नंबर, एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। ए, बी और सी का एक कंप्यूटर का बिजनेस है। अभी जब एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बनता है तो बहुत क्लियर है कि कोई भी, अभी सी ने खुद का एक कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया, सीधी बात है, वो जो एबीसी फर्म है, ठीक है ना, एबीसी फर्म के जो कस्टमर्स है वो खुद की ओर खींच सकता है पर्सनल बेनिफिट के लिए। इसलिए आपस में जब एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग मिलकर एक फर्म ओपन कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग कंप्यूटर बिजनेस ओपन नहीं कर सकते अनलेस सारे के सारे एग्री करते हैं। सो एबीसी इंडिविजुअल लेवल पे कंप्यूटर बिजनेस ओपन नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट इन राइटिंग रहता है, ठीक है। अनलेस बाकी लोग ने बोला ठीक है, मतलब एबीसी को रोका जा रहा है इंडिविजुअल बिजनेस करने के लिए। बी, एग्रीमेंट विद ऑनगोइंग पार्टनर। एग्रीमेंट विद आउटगोइंग पार्टनर। नाउ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वापिस से सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी फर्म है, उनका एक कंप्यूटर बिजनेस है। सी इज रिटायरिंग।
सी रिटायर होने के बाद में उसके पास तो दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, उसने खुद का कंप्यूटर बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो इतने साल का जो उसका एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स है, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। टू प्रिवेंट सच थिंग, उसको रिटायरमेंट के टाइम में उसको गुडविल कैपिटल का पैसा लौटा दिया जाता है, बट एक रेस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं कि तो कोई भी बिजनेस ओपन करेगा बट कंप्यूटर का बिजनेस यू कैन नॉट ओपन। इज इट लीगली फेयर? यस फेयर है ना, क्योंकि एबीसी ने मिलकर एक कंप्यूटर बिजनेस एस्टेब्लिश किया। इसके कस्टमर इधर शिफ्ट हो गए तो ये धंधा चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट वैलिड है कि उसको रोक रहे कि तू और बिजनेस नहीं कर सकता। तू और बिजनेस कर सकता है बट कंप्यूटर का नहीं कर सकता है ना। सी, एग्रीमेंट अपॉन डिसोल्यूशन। एग्रीमेंट अपॉन डिसोल्यूशन सिमिलर है। एबीसी लोगों ने जो फर्म है कंप्यूटर का वो ही बंद कर दिया। कंप्यूटर का सेल्स का एक फर्म था, ये डिसॉल्व कर लिया। मतलब बंद होने वाला है, सबको एंटिसिपेशन है ये बंद होने वाला है। अभी सोचो ना, ए अलग करेगा, बी अलग करेगा, सी अलग करेगा, तो क्या होएगा? सब आपस में भिड़ जाएंगे। एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी। इनका ना एक बिजनेस था प्रोजेक्टर भाड़े देने का। प्रोजेक्टर ये लोग रेंट पे देते थे, और प्रोजेक्टर रेंट पे देना बहुत अच्छा बिजनेस है। 500 हजार रुपया दिन का रहता है। और जो प्रोजेक्टर का कॉस्ट है, प्रोजेक्टर करीबन 35 से 40 हजार आता है। 40 दिन में उनका कॉस्ट रिकवर हो जाता है, 40 या 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीनों में। और वो प्रोजेक्टर 1 साल तो कम से कम 1 घंटा ना, दिन का 1 घंटा, 3 घंटा 90। हाँ, तो 1 साल में उसको बल्ब बदलना पड़ता है, 6, 8, 10 हजार का बल्ब आता है। बट इन लोग ने क्या किया, ये लोग आपस के झगड़े की वजह से स्प्लिट हो गए। इनका अच्छा चल रहा था बिजनेस, ए बी फर्म नाम का। अभी इसके आधे कस्टमर ए को चले गए, आधे कस्टमर बी को चले गए, कुछ छोड़ के अलग जगह चले गए। सो सॉलिड इन्होंने घाटा खाया। सो डिसोल्यूशन के टाइम में डिसाइड किया कि कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। हालांकि झगड़े होने के बाद डिसोल्यूशन में कंपीटिंग बिजनेस होते हैं, बट ये लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम लोग तीनों सेम बिजनेस नहीं ओपन करेंगे, नहीं तो एक दूसरे का बिजनेस खा जाएंगे लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स गुडविल। सेल ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम गुडविल। अभी बोल रहे ना, पार्टनर में अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल, ये लोग अपना ब्रांड ए बी सी जो ब्रांड है वही इन्होंने किसी को बेच दिया। इन्होंने अपना गुडविल ही किसी को बेच दिया, ठीक है ना। सेम लॉजिक है कि इन लोगों ने अपना ब्रांड बेच दिया। तो नाउ वापस से ए ने अपना शुरू किया ब्रांड। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। किसका एग्जांपल मैंने अभी देखा था, हम लोग इगतपुरी गए थे। हाँ, मानस का एग्जांपल ले लो। मानस होटल का एग्जांपल ले लो। नाउ मैं ज्यादा डीप नहीं बोलना चाहता, वो सही नहीं होगा। ऐसा सोचो, ठीक है ना, फैक्ट्स में नहीं बता रहा हूँ पूरे तरीके से। ए और बी भाई है, दोनों भाई में झगड़ा होता है। मानस होटल जो दोनों चला रहे रहते हैं, बट कुछ तो डिसएग्रीमेंट होता है ना। इगतपुरी में दो मानस हो गए। इफ यू गो टू इगतपुरी ना, देर आर टू मानस होटल वहां पे। सो व्हाट हैज हैपेंड, ये ओल्ड है, ये न्यू है। अभी तुम जाओगे ना वहां पे, तो दोनों जगह ऐसा बोर्ड लिखा रहेगा, थाली इतने रुपए की। मतलब बोलते ना, एक दूसरे का बिजनेस डाउन करने के लिए, जबरदस्त कंपटीशन में एंटर करने के लिए। सो यदि किसने गुडविल बेचा, अब व्हाट हैज हैपेंड, कस्टमर्स एक तो डिवाइड हो जाएंगे।
बहुत लोग को तो समझेगा भी नहीं कौन सा माइनस ओल्ड है कौन सा न्यू है। बाहर के लोग, नासिक के लोग तो भी शायद पहचान जाए। सो यदि तुमने अपना गुडविल ही बेच दिया किसी को, ठीक है ना, ब्रांड ही बेच दिया, तो सीधी बात है तुम वही ब्रांड का तो नहीं चालू कर पाएंगे। इज इट अलाउड? द आंसर इज यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ट्रेड कॉम्बिनेशंस का एग्जांपल लेते हैं। ट्रेड कॉम्बिनेशंस में तुमको ऐसा एग्जांपल देता हूं। अभी नासिक में एक स्त्री एसोसिएशन है, ISTRI एसोसिएशन है। नाउ पर ड्रेस, ठीक है, एसोसिएशन ने डिसाइड कर लिया कि पर ड्रेस अभी आई थिंक इट इज ₹6 नाउ, पर शर्ट या ट्राउजर। लेडीज का मुझे पता नहीं ड्रेसेस का कितना है, बट जेंट्स का शर्ट और ट्राउजर का ₹6। इसमें 200-300 तो एटलीस्ट शॉप्स होंगे नासिक में, ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोई भी स्त्री का दुकान ₹5 में नहीं बेचेगा। हालांकि कुछ लोग चुपके से करते हैं, बट तुमने रोक लगा दिया है कि और एवरीबडी विल चार्ज similar charges, that is ₹6 to the customer। तो ये भी तो रुकावट तुमने लगाया, रोक लगाया, उससे ज्यादा तुम कर नहीं सकते। सो ये रेस्ट्रिक्शन लीगली वैलिड है और मान्य होगा, ठीक है। दैट इज अ ट्रेड कॉम्बिनेशन। इसमें एक और एग्जांपल आई कैन गिव यू। यहाँ पे आइस कंपनी का एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है आइस कंपनी का। यदि आइस जो है मैन्युफैक्चरर्स, बर्फ के जो मैन्युफैक्चरर्स जो है, उन लोगों ने एग्रीमेंट किया आपस में कि भाई, आई थिंक लादी बोलते हैं, लादी, बर्फ का जो है ना, एक लादी शायद बोलते, कितना वेट रहता है मुझे पता नहीं है, एटलीस्ट 2-4 किलो होता होगा, कि एक लादी का कॉस्ट से ₹100 से कम नहीं बेचेंगे और सबको मान्य होगा। इज इट वैलिड? द आंसर इज यस। एसोसिएशन ने जब प्राइस तय किया है तो वो रेगुलेशन के तौर पर मान्य होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे सूझ रहे हैं। पहला एग्जांपल, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं, डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट में फुल टाइम जॉब करते हैं, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार नहीं रहता है। दे कैन नॉट प्रैक्टिस प्राइवेटली। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फुल टाइम जॉब में रहते हैं, दे कैनॉट हैव अ प्राइवेट प्रैक्टिस, कैनॉट हैव अ प्राइवेट प्रैक्टिस। टीचर्स जो स्कूल और कॉलेजेस में सिखाते हैं, वो लोग प्राइवेट कोचिंग क्लास नहीं ले सकते। बट वी नो कुछ लोग ऐसे इलीगल काम करते हैं। CMCS का ही एग्जांपल ले लो, आई थिंक अकाउंट्स के सर प्राइवेटली सिखाते हैं, ये भी लीगली अलाउड नहीं है। बोलते ना कि वंस यू आर इन द सर्विस एग्रीमेंट यू आर नॉट एंटाइटल्ड। अब जो पेप्सी में काम करता है, ठीक है, पेप्सी में इनफैक्ट वो कोक का कोई भी सेलर के साथ या किसी कोई कोक के एग्जीक्यूटिव के साथ दिखा तो भी हल्ला हो जाता है। ऐसा स्थिति होता है कि तुम बोलते ना कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी के साथ भी नहीं दिख सकते। और एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी
विराट कोहली कौन से शूज का ब्रांड एम्बेसडर है? मुझे पता नहीं है। एडिडास। पूमा। हाँ, पूमा। पूमा। क्या है, मैं मुझे टीवी देखने का टाइम तो मैं निकाल लूं, लेकिन मैं देखता ही नहीं हूँ। विराट कोहली प्यूमा का है, याद रखो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाएगा ना, तो उसको एडिडास या नाइकी का तुम कभी नहीं देख पाओगे। उनका एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि एट ऑल टाइम्स यू विल ओनली बी, पर्सनली तो एडिडास को लाइक कर सकता है, बट जहां पब्लिक में जाएगा वहां पर यू कैन नॉट वेयर एडिडास। सीधी बात है ना, ऑपोजिशन तुमको 6-10 करोड़ रुपए दे रहे 1 साल का, तो वो रेस्ट्रिक्शन लागू होता है। ब्रांड एम्बेसडर जो रहता है ना, ये लोग, इनफैक्ट कोक का ब्रांड एम्बेसडर है तो तुम्हारे टेबल में पेप्सी दिखना नहीं चाहिए, ये सब रहता है। प्लस लास्ट एग्जांपल लूंगा, जैसे तो इसमें तो 50 एग्जांपल निकलेंगे। अगेन सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल ले लो। उसका ना कौन सा धर्मा प्रोडक्शन, नहीं धर्मा नहीं, मैं उस जगह पे गया हूँ, कौन सा है, यशराज फिल्म्स ना, मैं गया हूँ स्टूडियो में। वारेफ उनका, बोलते ना, यंग लोगों के लिए है, और एक यशराज, ऐसे दो है उनके। उसका यशराज के साथ एग्रीमेंट था, और ये एग्रीमेंट आई थिंक 3 मूवीज का था, 3 मूवीज या थ्री मूवीज का था। जो यशराज पर इल्जाम लगा ना, उसका हेड कौन है, शायद आदित्य, मुझे पता भी नहीं, आदित्य है शायद। तो इन लोगों ने क्या किया, जो इसलिए यशराज पर लोग चिल्ला रहे, और सही भी है, ये एग्रीमेंट का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि ये 3 मूवीज के अलावा सुशांत सिंह राजपूत चौथे मूवी में नहीं काम कर सकता कोई भी। तो उसको अच्छे अच्छे मूवीज के ऑफर आए थे, और उस समय 3 मूवीज का काम चल भी नहीं रहा था। सो व्हाट हैपेंड वाज, ही वाज अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद यशराज या वायरफ, वायरफ तो नहीं, क्योंकि वायरफ शायद नया यशराज के साथ था, कि वी विल गिव यू दिस लमसम, मे बी 15 करोड़ 20 करोड़ फॉर दिस 3 मूवीज, बट तुम बाहर के कोई भी मूवी नहीं कर सकते। फिर एक था ना जिसमें रणधीर, क्या नाम है, रणबीर सिंह ने वो पिक्चर में काम किया था, पुराने पीरियड फिल्म था, पुराना, 50-100 साल 200 साल पुराना। बाजीराव मस्तानी। हाँ, बाजीराव मस्तानी वॉज फर्स्ट ऑफर टू, बाजीराव मस्तानी वॉज फर्स्ट ऑफर टू सुशांत सिंह राजपूत, और उसका डायरेक्टर ने 2 से 3 साल वेट किया था उसके हाँ के लिए, बट दे डिड नॉट अलाउ हिम आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डू दिस फिल्म। तो उसके हाथ से वो चला गया, और लास्ट में जहां तक मेरा नॉलेज है, ये 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट भी यशराज वालों ने कैंसिल कर दिया। तो बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि इन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुम लोग किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, तो नए एक्टर्स फंस जाते हैं। नए नए रहते हैं, तो आज शाहरुख खान के साथ कोई ऐसा कर नहीं सकता है, या सलमान खान या अक्षय कुमार, ये लोग आजाद है, बिकॉज दे आर टॉप ए ग्रेड में हम लोग माने जाते हैं। सो जो नए एक्टर्स है बी या सी ग्रेड वाले हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि एग्रीमेंट कर लो, और ये लोग क्या करते हैं, 3 मूवीज में होलसेल में कर लेते हैं। इनको पता है 7-7 20 करोड़, तो 10 से 12 करोड़ में इन लोग का भी 5-7 करोड़ बच जाता है, तो ये लोग फोर्स कर देते हैं। तो ये भी एक है। हालांकि अभी नेपोटिज्म के बाद ये सब एग्रीमेंट्स कोई मानेगा नहीं, मतलब कि 3 मूवी का ऐसा कोई भी करने से पहले सोचेगा। तो ये क्या लीगली वैलिड है? द आंसर इज यस। 3 मूवी के अलावा तुम नहीं कर सकते, बिकॉज तुमको 15-20 करोड़ में से डाउन पेमेंट 5 करोड़ का ऑफर किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा किया तो। इसमें और भी है, तुम कॉम्पिटिटर्स के इसमें नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अ, तुम, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं तो तुमको कनेक्ट होगा वो एग्जांपल, दैट इज एक्सक्लूसिव एजेंसी। एक्सक्लूसिव एजेंसी अभी कैसा है कि तुम्हारे पास एजेंसी बजाज की है, एग्जांपल वासन के पास बजाज का है, तो उनको होंडा का डीलरशिप नहीं मिलेगा। होंडा का डीलरशिप दे कैन ओनली डू, मतलब वासन बजाज को होंडा डीलरशिप नहीं मिल सकता। इनफैक्ट ओरिजिनली इनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का डीलरशिप था,
ओरिजिनल, आज से 25 साल पहले। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये डीलरशिप को त्याग, इनको कैंसिल करना पड़ा। क्यों? इन लोगों ने वासन टोयोटा सुना होगा तुमने, कहाँ पे आया ये, शायद पाथर्डी फाटा साइड कहीं पे ना। तो इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा जितेंद्र शाह को दे दिया। जितेंद्र ऑटोमोबाइल्स है ना, जितेंद्र शाह, वो ग्रुप को ये दे दिया। सो उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का डीलरशिप छोड़ा और वासन टोयोटा का डीलरशिप लिया। क्यों? दोनों एक, उन लोग के पास तो ताकत था, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जगह पे जैसे होंडा कार वाले, होंडा कार जो है, जो मेरा स्टूडेंट का है, बाफना ग्रुप है ना, उनका है, उन्होंने अलाउड किया था जब इन लोगों ने बॉम्बे में सेवन आइलैंड्स, सेवन आइलैंड्स किसका है, सेवन आइलैंड्स या तो अ, तुम गूगल में चेक कर लेना, सेवन आइलैंड्स या तो इसका है, नाम का डीलरशिप है, अमेरिका का कौन, हार्ले डेविडसन। सेवन आइलैंड्स या तो फरारी लोम्बार्गिनी, शायद लोम्बार्गिनी या तो लोम्बार्गिनी या तो आई थिंक हार्ले डेविडसन में से एक नाम का इन्होंने ओपन किया था। और इनके पास होंडा कार वालों जो डीलरशिप है पंचवटी, ऋषभ होंडा, वही उनके पास मारुति का भी है। और सिंस होंडा वाले को मालूम है कार में कि जो होंडा कार और मारुति कार में फर्क है, ऐसा नहीं कि मैं मारुति कार छोड़ दूंगा मारुति होंडा लूंगा, दोनों का परसीव्ड जो है मार्केट में, मारुति को लोग गरीबों की कार या मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं और होंडा थोड़ा रईस में आता है। इसलिए होंडा और अब ये भी रेस्ट्रिक्शंस आ गए होंगे कि तुम्हारे पास होंडा का डीलरशिप है तो तुमको मारुति का नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों बाफना को इतने सारे डीलरशिप मिले? बिकॉज इनके पास एक्सपीरियंस है। आज तुमको पहली बात तो डीलरशिप तुमको चाहिए तो तुम्हारे पास 50 करोड़ का कैश चाहिए, तुम्हारे पास जमीन चाहिए, कैश मतलब संपत्ति चाहिए तुम्हारे पास रोड फ्रंट ये सब खुद की जमीन चाहिए। भाड़े के जगह पे डीलरशिप आजकल अलाउड नहीं करते आसानी से। तुम्हारे पास खुद का जमीन चाहिए, 50 करोड़ का वेल्थ चाहिए, तब जाकर, और प्लस उससे ज्यादा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे डीलरशिप देते भी नहीं है, ठीक है ना। सो एक्सक्लूसिव एजेंसी मतलब मेरा एक और पहचान के मधु इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, एलजी वाले, उनको सैमसंग का एक्सक्लूसिव डीलरशिप में नहीं मिलेगा क्योंकि फिर बायस हो सकता है ना, किसने कमीशन ज्यादा दिया तो आगे नहीं, अलाउड नहीं करते। नेक्स्ट में आते हैं। An agreement in restraint of legal proceedings. अब ये क्या होता है? मैं तुमको एक बताता हूँ किस्सा। एक ग्रुप है, माणिकचंद ग्रुप, वो गुटखा वाले जो है ना, आई थिंक इट्स अ धारीवाल करके ग्रुप है, और एक है गोवा गुटखा। तुम बोलोगे कैसा एग्जाम्पल है, मैं तुमको इसमें लीगलिटी और इलीगलिटी दोनों बता रहा हूँ। जोशी इसके ओनर है, दोनों में एक डिस्प्यूट था और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो डिस्प्यूट है सेटलमेंट किया दुबई में दाऊद ने, ऐसा बोला जाता है। उनके कुछ पेमेंट्स आपस के थे, जो झगड़े चल रहे थे, तो दाऊद ने दोनों का सेटल करवाया। और इन जो कीमत मांगा उसने, आई थिंक इन लोगों ने मशीन भेजा था कराची में, जो टोबैको के लिए या गुटखे की जो मशीन आती है ना, वो मशीन वो कराची में भेजा गया था, ऐसा इल्जाम लगा था दोनों पर। नो, क्या ये जो है, ही वॉज आर्बिट्रेटर, वो दोनों का सोल्यूशन कर रहा था, आर्बिट्रेटर। क्या ये आर्बिट्रेशन अलाउड है? द आंसर इज यस। लेकिन बिकॉज ही, दाऊद इब्राहिम इज सपोज टू बी इन इंडियाज वांटेड टेररिस्ट, ठीक है ना, और इन लोगों ने बाहर सेटलमेंट किया ये, इसलिए वो केस दर्ज हुआ था। अभी तो दब गया ये केस, लेकिन बहुत फेमस हुआ था एक टाइम में केस। तो
ये भी पॉसिबल है, कोई तुम डिस्प्यूट में किसी को सेटलमेंट के लिए बुलाओ तो भी वो लीगली पॉसिबल है, कर सकते हैं वैसा। हाँ, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स एब्सोल्युटली वॉइड माने जाते हैं। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स मतलब कि जैसे मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, सप्लाई 100 kgs ऑफ ऑयल, यदि ऑयल की मिक्स दुकान है तो वो अनसर्टेन एग्रीमेंट है एंड देयरफॉर वो वॉइड माना जाएगा। या तुम्हारे पास 3 कार है, मारुति, होंडा और टोयोटा, मैं बोलता हूँ विल यू बाय माय कार, वॉइड एग्रीमेंट है बिकॉज तुमने एक कार स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन तुम्हारे पास एक ही कार है, से मारुति की डिजायर है, और तुम बेचना चाहते हो और बोलते हो मुझे विल यू बाय माय कार, मैं बोलता हूँ यस, इज इट वैलिड, द आंसर इज यस, क्योंकि आई नो कि यू हैव गॉट वन कार एंड यू नो यू हैव वन कार। तो उसमें मारुति नहीं स्पेसिफाई किया तो अंडरस्टूड है कि वो मारुति डिजायर का। इफ यू हैव टू कार एंड इफ यू से विल यू बाय माय कार, तो इट इज अनसर्टेन एग्रीमेंट एंड देयरफॉर वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेन एग्रीमेंट वाज, जो भी नंबर है, फिर यहाँ पे इन लोगों ने इस तौर पर बताया है विच इज, नहीं ये अनसर्टेन था नंबर 4, और ये 5th इज वेगरिंग। कल ही मैंने बताया था वेगरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज वन पार्टी इज बाउंड टू लूज। ठीक है ना, वेजर तो डिफाइन करता नहीं है। रिजल्ट्स इन इलेक्शन भी वॉइड है, तो ये भी लीगली अलाउड नहीं है। वेगरिंग एग्रीमेंट में 2 पार्टी चाहिए, इवेंट अनसर्टन है, दोनों पार्टी में से एक जीतेगा एक हारेगा। ये आईपीएल शुरू होने वाला है कि नहीं इस साल, मुझे पता नहीं, तुम लोग को पता होगा। हाँ सर, नवंबर में होने बोल वाला रहे है, मैंने कुछ साल से देखा नहीं है। तो सितंबर 19 सितंबर में है, कब से? 19 अबू सितंबर 9 दुबई या अबू धाबी में मेरे को सुना था मैंने। सर 3 स्टेडियम है, कौन सा? दुबई, शारजा, अबू धाबी। अच्छा अच्छा, दुबई शारजा होगा, स्टेडियम होगा, काफी वहां पे एरिया बड़ा है तो वहां पे। सो अगेन द प्रॉब्लम इज, तुम इसमें वेगरिंग एग्रीमेंट इसलिए वॉइड है, दोनों में से एक ही पार्टी जीतेगा, रिजल्ट भी अनसर्टेन है, दोनों पार्टी का कंट्रोल नहीं है। जैसे इंडिया जीतेगा, आईपीएल में कौन से 2 टीम, एक मुंबई इंडियंस मुझे पता है, दूसरा शायद आरसीबी करके कोई टीम है, आरसीबी ना कोई हाँ टीम। है ना सर। हाँ, मैं कुछ सालों से देखा नहीं हूँ। मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच मैच है, 2 पार्टी हुए, कौन जीतेगा अनसर्टेन है, एक जीतेगा एक हारेगा, कौन जीतेगा वो पता नहीं, और नीदर पार्टी को जीतने का कंट्रोल है। तो इन सच ए केस इट इज वॉइड। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है शेयर्स का। शेयर्स का एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था सर मैं इंट्राडे करने का बिजनेस सोच रहा हूँ। मैंने उसको बोला बेटा भीख मांगना कब से शुरू करने वाला है? उसने बोला क्या बोल रहे हो सर? मैंने बोला बेटा इंट्राडे में अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। इंट्राडे मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया, 20 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस मेरा इंट्यूशन का गिफ्ट, ये तीनों में से भी मैं इंट्राडे नहीं करता। इवन दो इन सर्टेन लेवल आई कैन आइडेंटिफाई, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। बाजार पे कोई, मैंने उसको मना किया इंट्राडे मत कर, तब जाकर उसको अक्कल आया, वो इंट्राडे होल टाइम करना चाहता था। मैंने बोला था बेटा तुम लोग यंगस्टर्स का आजकल प्रॉब्लम यह है, तुम लोग को मेहनत, हम लोग जो मेहनत करते हैं वो तुम्हारा जनरेशन नहीं करता है तेरे को। उसने बोला सर मैं मध्यम वर्गीय से आता हूँ। मैंने बोला यही प्रॉब्लम है कि तू मध्यम वर्गीय है, रईस होने का प्रॉब्लम नहीं है, बट तेरा प्रॉब्लम है तेरा लालच। तू चाहता है कि मर्सिडीज बेंज तुझे 5 साल में मिल जाए। हाँ, मे बी इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट इट, लेकिन द प्रॉब्लम विद यू गाइज इज तू इंट्राडे करके तू बेटिंग पे मर्सिडीज पाना चाहता है, और वो बेटिंग हमेशा, मैंने उसको बोला मेरे एक रिलेटिव है, अभी बोलना तो चाहिए रिलेटिव है, सब लोग उनसे एडवाइस लेते थे, लालच बढ़ गया, एक दिन में 25 लाख उड़ गए, आउट हो गए शेयर मार्केट से, एक दिन में उड़ा दिया शेयर बाजार ने। मैंने बोला कि ये सब में मत पड़ो, किंतु करना शेयर्स में हम लोग भी करते, लेकिन हम लोग इन्वेस्ट करते, वंस वी इन्वेस्ट, हम सेम डे बेचने का वो बेटिंग जैसे काम नहीं करते। इफ आई बाय शेयर्स टुडे, अब मेरा इंटरेस्ट नहीं कि आज के आज बेच के शॉर्ट टर्म में बहुत, अब सपोजिटली
तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होगा। अब मेरा तो चार्टर्ड मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे को तो सब पता रहता है। उसके भी कितने क्लाइंट से भी डिड नॉट टेल यू, उसने मुझे बोला उसका 20 साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एक भी आदमी ने शेयर बाजार के दम पर कार या घर नहीं खरीदा। बहुत मुश्किल से लोग कमा पाते हैं, और 95% लोग शेयर बाजार में हाथ जलाते हैं। 95%, सिर्फ 5% लोग जो है वो लोग ही कमा पाते हैं। और वो क्यों कमा पाते, उनके पास पेशेंस है। सो ये इंट्राडे तुम लोग को भी एडवाइज्ड है। ये सब तुमको शॉर्ट टर्म दिखेगा, बट पहले 2-3 बार तुम जीतोगे। ये शेयर बाजार का ऐसा नियम है कि पहले 2-3 बार एक आदमी जीतता है और एक झटके में सब उड़ जाता है। बहुत खतरनाक है ये इंट्राडे। कर सकते हो, लेकिन कब, जब 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस हो और तुम मास्टर हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम एंटिसिपेट नहीं, कल बाजार क्या रहेगा एंटिसिपेट नहीं। अच्छा मैं तुमको बताऊं आज का बाजार क्या दिखा रहा है। मैं तुमको मेरा बताता हूँ, मेरा एंटिसिपेशन क्या था और क्या हो गया। मनी कंट्रोल देखो, मेरा आज, कल मैंने एंटिसिपेट किया था आज बाजार कल का जो था गिरेगा, ठीक है। सवेरे मेरा एंटिसिपेशन गलत हुआ था, बाजार बढ़ रहा था। अभी देखो बाजार नेगेटिव में है। अब मेरा एंटिसिपेशन था कल का बाजार का देख के कि आज गिरना चाहिए, लेकिन सवेरे मेरा सिर्फ मैंने एंटिसिपेशन पर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, जस्ट एक सोचा था कि आज बाजार गिरना चाहिए कल का देख के। नॉट इंट्यूशन, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ, बोलते ना, माइंडसेट। सवेरे मैंने बोला अरे क्या हो गया, मेरा तो एंटिसिपेशन था, एंड बिकॉज आई नो कि आई कैन बी रॉन्ग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर रॉन्ग इन द शेयर मार्केट। तो अभी सच हो रहा है, लेकिन वापस बाजार ऊपर नीचे कर रहा है। सो इस ऐसे बाजार में इंट्राडे मतलब बहुत जबरदस्त हाथ जलाने की बात हो जाती है, बहुत जबरदस्त। सो शेयर्स में बोलते हैं ना, जो इंट्राडे करते हैं, ये गेम ऑफ स्किल्स है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। उसको भी एक्सेप्शन वेगरिंग नहीं माना गया, वो तो तुम्हारे नॉलेज पर डिपेंड है कौन बनेगा करोड़पति। ये सब अगेन लोग जाते हैं। तुमने कौन बनेगा करोड़पति में भी लोगों को देखा है करते हुए, एक दिन का 50 लाख करोड़ रुपए देखा था। एक आदमी था, वो भाई इसको जुए की तरह कर रहा था, उसका नॉलेज भी था, लेकिन वो क्या कर रहा था, खटाखट 1 करोड़ तक आ गया। 1 करोड़ से वो 3,20,000 तक आ गया था, उसको पता नहीं था उसका। आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज है 25 से 50 उसने गेस मारा, सक्सेस हुआ। उसका लालच कम नहीं हुआ, 50 लाख से 1 करोड़ और सीधा 3,20 आया। उसको बोला भी गया तेरा गेस, अभी ABCD में तुम, और वहां पे इंट्यूशन नहीं चलता है, तुम नहीं, कुछ जगह पे इंट्यूशन नहीं काम आता है। सो वेगरिंग एग्रीमेंट, वहां पे वो बंदा आ गया ना 1 करोड़ से 3 लाख, अब जीवन भर वो एक ही चीज सोचेगा। उसका 96,80,000 रुपीज उसने गवा दिया। क्यों? वो नॉलेज से नहीं, सट्टे से खेला था। 25 से 50 लाख उसका लक साथ दिया उसको, लेकिन 50 लाख से करोड़ में जब गया तो उड़ गया वो, सीधा सीधा एग्जिट कर देना था ना। जब नहीं आ रहा 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। इंडिया में तो 40 लाख काफी, फॉरेन में भी तुम वीडियोस देखोगे ना, एम्प्लॉयर ने $50,000 दिया, लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं अमेरिकन के। 30 लाख उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, बट 1 साल का या आधे साल का कमाई है। सो वेगरिंग एग्रीमेंट वो बोलते हैं ना, डेंजरस चीज है, वो सबसे दूर ही रहना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉट अ वेगरिंग, बिकॉज वो हादसा, तुमने जब इंश्योरेंस करवाया है तो तुमको पता है कि यू विल गेट द, इंश्योरेंस करवाया मतलब आई एम प्रोटेक्टेड, मैंने प्रीमियम भरा है और कुछ हादसा हुआ तो मुझे मिलेगा, बट मैंने प्रीमियम पे किया है, ठीक है ना। उसको भी इंश्योरेंस के दायरे से बाहर कोर्ट ने रखा हुआ है। सो ये तुम्हारे एग्रीमेंट्स थे जो बोलते ना, एक्सप्रेसली वॉइड करार दिए गए। सो अगेन बोलते बोलते आई कैन टेल यू, यदि तुम लोग के में किसी की भी नियत है इंट्राडे करके कमाना, BBA, अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा कौन से बैच का था क्या था, पिछले महीने ही मेरा उससे चैट हुआ, उसको मैंने रोका। मैंने वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।